मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पुराने विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों की एक अभ्यास श्रृंखला के साथ संडे और सैटरडे को शाम 7 बजे उपस्थित होते हैं। उसी क्रम में ये हमारी 7वीं कक्षा है। यह आपको कक्षाएं कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। व्हाइट बोर्ड पे कुछ प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। उस प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम भगत सिंह से जुड़ी एक कहानी को जानते हैं। भगत सिंह, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। भगत सिंह में पढ़ाई का जज्बा इतना था कि उनको 24 मार्च को फांसी दी जाने वाली थी। 24 मार्च को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन फ्रांस में बंद कैदी जब बंद थे और उनको फांसी की तिथि मुकर्रर की गई थी, तो फ्रांस के लोगों ने जेलों पर हमला कर दिया और वहाँ के कैदियों को छुड़ा ले गए। 24 मार्च को इन भारतीय नौजवानों को, स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों को फांसी होनी थी, लेकिन जेल प्रशासन इतना सहमा हुआ था कि वो सोच रहा था कि कहीं यह फ्रांस वाली घटना भारत में भी दोबारा हो न जाए। इसलिए भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी देना सुनिश्चित कर दिया गया। जब जेलर आके भगत सिंह से कहता है 22 तारीख की रात को कि तुम्हें 24 को नहीं 23 को ही फांसी सुबह दे दी जाएगी, और जब वह सुबह जेलर आता है देखने उनको, तो 23 को सुबह बैठकर सुबह 4 बजे ही नहा के तैयार होकर बैठकर वो किताब पढ़ रहे होते हैं। जेलर जब उनसे पूछता है कि अपनी अंतिम इच्छा बताइए, तो भगत सिंह कह रहे हैं कि मार्क्स और लेनिन वाली जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ 15 पेज शेष रह गए हैं, ज़रा ये हमें पढ़ने दे दीजिए, उसके बाद हम फांसी पे हमको आप लटका दीजिएगा, फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दीजिएगा, फांसी दे दीजिएगा। ये होता है जज्बा, पढ़ाई का जज्बा। हमें अपने ऐसे जो क्रांतिकारी शहीद है उनको पढ़ना चाहिए। इन किताबों की परीक्षाओं के अलावा हमें अपनी समझ विकसित करने के लिए, अपने इतिहास को जानने के लिए, अपनी चीज़ों को समझने के लिए, हम इतने महान क्यों हैं, इतने दिन तक गुलाम रहे मुस्लिमों के, अंग्रेज़ों के, फिर भी हम अपनी विजय गाथा को लिखे। हम कुछ अपने इतिहास को, कुछ अपनी संस्कृति को वैसे ही संयोजे रख गए हैं। क्यों? क्योंकि उसको जानने के लिए हमें अपनी किताबों को पढ़ना होगा, इतिहास की किताबों को पढ़ना होगा, गांधी को पढ़ना होगा, अम्बेडकर को पढ़ना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना होगा, अरविंद को पढ़ना होगा। तो जब भी खाली समय मिले आप इन लोगों को पढ़ें। खैर, अब आते हैं हम अपने मेन विषय पे, सेट संख्या 7 पे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है, या कुछ हमारे प्रश्न हैं। इस प्रश्नों को हम विस्तृत तरीके से आइए सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है भाई? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि अगर कोई दबाव किसी चीज़ के दबाव को सह पा रहा है, तो जो चीज़ें उस दबाव को सह पा रहा है उसको सहने की क्षमता है उसके पास, तो निश्चित ही वह उससे भारी होगा, वह उससे अधिक होगा। उसी के आधार पर यह हमारा प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दूसरा, धूप के चश्मे की पावर होती है। सबसे पहले जो चश्मे की पावर होती है, चश्मे की पावर इसको डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर में, डायोप्टर इसका मापक है। जैसे वजन को किलोग्राम में, कुंटल में, दूरी को मीटर में, किलोमीटर में, वैसे ही चश्मे की जो पावर होती है, यह ग्लास की पावर होती है, उसको डायोप्टर में मापा जाता है। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? ऑप्शन 4 है, 0 डायोप्टर, 25 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न मृग तृष्णा का उदाहरण है। अब मृग तृष्णा क्या होता है? आप रेत में जाते हैं, सुदूर रेत में कहीं जाते हैं, गंगा तट के किनारे आपका घर होगा, या देखे होंगे, या रेगिस्तान में घूमने गए होंगे, राजस्थान घूमने गए होंगे, तो वहाँ रेतीले जगहों पर देखेंगे कि आप रेत में चल रहे हैं और कहीं दूर आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पानी का तालाब है या पानी की नदी है। या आप अगर बीचों बीच दोपहर में हाईवे पे जा रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ दूरी पर लगता है कि आगे सड़क पे पानी भरा है। वही
क्या होता है, मृग तृष्णा। उसको हम क्या कहते हैं, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मतलब वैसा कुछ है नहीं, लेकिन महसूस होता है कि वैसा ही है। तो लेकिन यह विज्ञान का प्रश्न है। मृग तृष्णा का उदाहरण है, मृग तृष्णा उदाहरण है पहला अपवर्तन का, विक्षेपण का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, विवर्तन का। यह 4 टर्म है, चारों विज्ञान विषय के टर्म है। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और विवर्तन का। ये परिवर्तन नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये लिखा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखने में गलत हो गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम जानते हैं कि मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या, जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसका जो पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, पुनः वापस चली जाती है, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चली गई ऊपर, तो मृग तृष्णा किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हमारा ऑप्शन सी। आगे, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप देखे हैं ट्रैफिक पे, सिग्नल पे लाल रंग होता है, रेलवे लाइन पे लाल रंग और हरे रंग का 2 सिग्नल होता है। तो जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का सिग्नल होता है, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का सिग्नल होता है, और यह लाल रंग ही क्यों प्रयोग में किया जाता है, यह लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। आप ज़्यादातर देखे होंगे सड़क पे ट्रेन से जा रहे होंगे, या आप सिग्नल दिया जाता है जो लेज़र लाइट होती है उसमें भी लाल रंग की ही किरण होती है। ऐसा क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि जो जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब बिखराव, प्रकीर्णन मतलब बिखराव। इस रंग का बिखराव कम होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है। बाकी 3 ऑप्शन क्या है, यह आँखों के लिए सुलभ है, मतलब आँख इसको देखने में आराम महसूस करती है, ऐसा भी नहीं है। हवा द्वारा इसका अवशोषण कम होता है, इनमें से कोई नहीं। हमारा पहला ऑप्शन है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका बिखराव सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब भाई इसका विकर्णन कम क्यों होता है, इसका बिखराव कम क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। आगे, सबसे पुराना वेद कौन है, 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम जानते हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1024 ऋचाएँ हैं, इनके बारे में आप विस्तृत पढ़े ही होंगे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। अब अगला प्रश्न हमारा है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो कोणार्क कहाँ पे स्थित है, सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यह आता है। तो कोणार्क उड़ीसा का एक शहर है, कोणार्क उड़ीसा में ही है। तो 4 ऑप्शन है, नरसिंहदेव प्रथम, कृष्णदेवराय, कनिष्क, पुलकेशिन। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किया था। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। आगे, मीराबाई किसकी समकालीन थी, मीराबाई का नाम सुने होंगे। भक्ति काल की जब बात करते हैं तो मीराबाई की बात आती है। तो मीराबाई किसकी समकालीन थी, 4 ऑप्शन है, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस। तो हम जानते हैं कि मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। चैतन्य, इनका पूरा नाम चैतन्य महाप्रभु है। तो मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। अब अगला, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। तो 4 है, गीतांजलि, आनंदमठ, गोरा, देवदास। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। गीतांजलि 1913 में इसे भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। यह 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए ही मिला था। तो यह तो है नहीं। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे मानी जाती है, आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित यह उपन्यास है। आनंदमठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह पर आधारित यह जो उपन्यास है, आनंद मठ है, किताब है, जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, आनंद मठ है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन है, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब, रफ़ी किदवई, इनमें से कोई नहीं। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन 1887 में बने थे मद्रास में। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, और ए ओम ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जो इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, इकबाल। तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो आप सुने होंगे, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दयानंद सरस्वती को जाता है। 4 ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, रामानुज। तो दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। आगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑल इंडिया रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में, जुलाई का महीना था, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी को, करमचंद गांधी को, जो इनका नाम था, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब अगला प्रश्न हमारा है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 239 में वर्णित है कि जो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होगा, किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन, संघ राज्य प्रशासन मतलब केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता किसे कहते हैं? भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो हम जानते हैं महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता है। इसको नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वही इसके लिए भी योग्यता होती है। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्यों में सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश ये अलग, इनका सचिव विधि मंत्रालय, इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। इस हम कक्षा में 8-10 प्रश्न, कम से कम 15 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। धूप के चश्मे की पावर शून्य डायोप्टर होती है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंग दर सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। उसके बाद कोणार्क का मंदिर राजा नरसिंह देव प्रथम ने बताया था। मीराबाई माँ चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। उसके बाद बंगाली देशभक्ति की बाइबिल आनंद मठ को माना जाता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में बनाए गए थे। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वेदों की इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपको भगत सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी ने भी एक नारा दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी, इकबाल ने भी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है दयानंद सरस्वती की ओर। इन्होंने ही दिया था कि वेदों की ओर लौटो। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 1944 में। और भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 239 में ऐसा वर्णित है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसे भारत का मुख्य न्यायवादी
महान्यायवादी कहा जाता है। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारे इलेवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ओपन करिए, प्लेलिस्ट को ओपन करिए, उसमें वेरिएंट कक्षाएं दी गई है सभी सब्जेक्ट की। पर्यावरण की कक्षा देख सकते हैं, अति महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी कक्षाएं भी हैं, गणित की कक्षाएं हैं, वर्बल रीजनिंग की कक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ करंट की कक्षाएं प्रतिदिन चलती है, समय समय पर जब आवश्यकता होती है। इस समय अभ्यास जो पुराने विगत वर्ष के आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनकी अभ्यास की एक श्रृंखला चलती है जो हफ्ते में 2 दिन की क्लासेस होती है। आप हमसे सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई राय लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर और कॉल फ़ोन करने वाला नंबर एक ही है। उसके लिए आपको 7081788388 पर कॉल करना होगा, मैसेज करना होगा, टेलीग्राम करना होगा। अगर आप हमसे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए @11 क्लासेस आप को फॉलो करिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, यही हमें उम्मीद है। आप हमारे साथ बने रहे। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।